अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं मैं, तो हमारा मतलब असल में क्या होता है? हम सोचते हैं भाई एक शरीर है, एक व्यक्ति, लेकिन विज्ञान वो कुछ और ही कहानी बताता है। अगर हम अपने शरीर की हर एक कोशिका को गिने और फिर हमारे अंदर रहने वाले छोटे छोटे जीवों मतलब माइक्रोब्स को गिने, तो नतीजा हैरान करने वाला है। हमारी अपनी कोशिकाओं से 10 गुना ज्यादा तो ये सूक्ष्म जीव हैं। आज हम ब्रेंडन बुलर और रॉब नाइट की किताब फॉलो योर गट पर आधारित कुछ स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं। हमारा मिशन है इन अनदेखे अनसुने निवासियों की दुनिया को समझना और ये जानना कि ये हमारी सेहत से लेकर हमारे मूड तक हर चीज को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो चलिए इस छिपी हुई दुनिया की पड़ताल शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये पड़ताल सिर्फ जीव विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे अपने अस्तित्व के बारे में सोचने का एक नया नजरिया है। बुनियादी सवाल ये नहीं है कि ये माइक्रोब्स हमारे लिए क्या करते हैं, बल्कि ये है कि इनके बिना हैं भी या नहीं। क्या हम वाकई में एक अकेले व्यक्ति हैं, या फिर हम अपने आप में एक चलता फिरता सांस लेता हुआ पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र हैं, एक जीता जागता इकोसिस्टम। ये सवाल ही दिमाग घुमा देता है, एक चलता फिरता इकोसिस्टम। चलिए इसी आइडिया को कुछ आंकड़ों से समझते हैं। स्रोत बताते हैं कि हमारे शरीर में करीब 10 ट्रिलियन मानवीय कोशिकाएं हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन हमारे माइक्रोब्स की संख्या वो है लगभग 100 ट्रिलियन। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे समझना भी मुश्किल है। हाँ, हमारी अपनी आकाशगंगा में इतने तारे नहीं हैं जितने हमारी आंतों में बैक्टीरिया हैं। और यही वो जगह है जहां पहचान का पूरा विचार ही बदल जाता है। हम अपनी पहचान अपने डीएनए से जोड़ते हैं ना, लेकिन किसी भी दो इंसानों का डीएनए 99.99% एक जैसा होता है। आनुवंशिक रूप से हम सब लगभग एक ही हैं। लेकिन जब बात हमारे माइक्रोबायोम की आती है, हमारे माइक्रोब्स के पूरे समुदाय की, तो ये मुश्किल से 10% ही किसी दूसरे इंसान से मिलता है। एक मिनट, ये बात तो बहुत गहरी है। यानी जो चीज हमें आनुवंशिक रूप से एक बनाती है वो लगभग सबकी एक जैसी है, लेकिन जो चीज हमें सच में अनोखा बनाती है, हमारी असली पहचान, वो हमारे डीएनए में नहीं बल्कि हमारे साथ रहने वाले इन खरबों कीटाणुओं में छिपी है। ये तो मैं कौन हूं की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए विशेषज्ञ इसे माइक्रोबियल फिंगरप्रिंट कहते हैं। यह इतना सटीक है कि स्रोत में बताया गया है कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ किसी के कंप्यूटर माउस या पेन पर मौजूद माइक्रोब से ये पता लगा सकते हैं कि उसे किसने इस्तेमाल किया था। सच में? हाँ, आपकी हथेली पर मौजूद 85% माइक्रोब्स भी दुनिया में किसी और की हथेली पर नहीं मिलेंगे। कमाल है। तो ये तो साफ हो गया कि ये हमारे साथ रहते हैं और हमें अनोखा बनाते हैं। लेकिन ये करते क्या हैं, खासकर हमारी आंतों में जहां इनकी सबसे ज्यादा आबादी है? क्या ये सिर्फ आप पड़े रहते हैं? नहीं, वे वहाँ बहुत मेहनत का काम करते हैं। उनके 2 मुख्य काम हैं। पहला, वे हमारे लिए भोजन को पचाते हैं, खासकर फाइबर को, जिसे हमारा शरीर खुद नहीं तोड़ सकता। और यही माइक्रोब्स तय करते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसमें से कितनी कैलोरी हमारा शरीर सोखेगा और कितनी नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब 2 लोग एक जैसा खाना खाकर भी अलग अलग मात्रा में कैलोरी ले सकते हैं, सिर्फ अपने पेट के बैक्टीरिया की वजह से। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा काम है दवाइयों पर असर डालना। कई दवाइयां हमारे शरीर में जाकर तभी काम करती हैं जब हमारे आंतों के बैक्टीरिया उन्हें एक्टिवेट करते हैं। तो अगर किसी का माइक्रोबायोम सही नहीं है तो हो सकता है कि दवा उस पर ठीक से असर ही ना करे। और ये सिर्फ आंतों तक ही सीमित नहीं होगा, है ना? नहीं, हमारी त्वचा पर भी अरबों माइक्रोब्स रहते हैं जो हमारे पसीने और तेल को खाते हैं। तो जो हमारे पसीने की गंध होती है उसके लिए भी हम नहीं बल्कि हमारे माइक्रोब्स जिम्मेदार हैं। हाँ, वही उस गंध को बनाते हैं। और यही गंध तय करती है कि आपको मच्छर ज्यादा काटेंगे या आपके दोस्त को। 1 मिनट, क्या मतलब मच्छर किसे काटेंगे ये भी हमारे बैक्टीरिया तय कर रहे हैं? हाँ, तो अगली बार जब मच्छर आपको परेशान करें तो आप अपने माइक्रोब्स को दोष दे सकते हैं। वाह, लगता है हमारी जिंदगी के कंट्रोल पैनल का एक बड़ा हिस्सा तो इनके ही हाथ में है। और ये रिश्ता, ये शुरू कब होता है? ये रिश्ता जीवन के पहले ही पल से शुरू हो जाता है, जन्म के समय। हाँ, स्रोतों का ये हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। जब तक बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, वो एक पूरी तरह से जर्म फ्री माहौल में होता है, एक सुरक्षित बुलबुले की तरह। लेकिन जन्म का पल सब कुछ बदल देता है। ये बाहरी दुनिया के साथ और खासकर माइक्रोब्स की दुनिया के साथ उसका पहला परिचय होता है। और ये परिचय कैसे होता है, ये बहुत मायने रखता है। गर्भावस्था के आखिरी चरण में माँ के शरीर में एक खास तैयारी चलती है। उनके जन्म नलिका में लैक्टोबैसिलस जैसे अच्छे बैक्टीरिया की संख्या
वो नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के जरिए जन्म लेता है तो वो इन माइक्रोब्स की एक पूरी परत में लिपटकर बाहर आता है। ये प्रकृति का दिया हुआ एक वेलकम गिफ्ट है। तो ये एक तरह का सुरक्षा कवच है, या एक पहले से तैयार किया गया स्टार्टर पैक है अच्छे बैक्टीरिया का। स्टार्टर पैक बिल्कुल सही शब्द है। यह है बच्चे के इम्यून सिस्टम को प्रशिक्षित करने और उसकी आंतों में सही माइक्रोब्स की पहली कॉलोनी बसाने में मदद करता है। लेकिन सिजेरियन सेक्शन से पैदा होने वाले बच्चों को यह स्टार्टर पैक नहीं मिल पाता। उनका पहला संपर्क मां की त्वचा पर मौजूद माइक्रोब से होता है, जो अलग होते हैं। और इसका क्या असर पड़ता है? क्या ये सिर्फ एक छोटा सा अंतर है या इसके लंबे समय तक चलने वाले परिणाम होते हैं? देखिए, शोध तो यही बताते हैं कि इसके परिणाम काफी गहरे हो सकते हैं। हालांकि इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत है। लेकिन जो शुरुआती स्टडीज हैं उन्होंने सिजेरियन से जन्मे बच्चों में कमजोर इम्यूनिटी, अस्थमा, फूड एलर्जी और यहां तक कि मोटापे का खतरा भी ज्यादा पाया है। यह दिखाता है कि जीवन की यह पहली माइक्रोबियल मुलाकात हमारे स्वास्थ्य की नींव रखने में कितनी महत्वपूर्ण है। यह तो उन माता पिता के लिए चिंता की बात हो सकती है जिन्हें सिजेरियन करवाना पड़ता है। क्या इसका कोई समाधान है? हाँ, और ये बहुत ही दिलचस्प है। लेखक एक व्यावहारिक समाधान सुझाते हैं। उन्होंने खुद अपने बच्चे के जन्म के समय ऐसा किया था। उनकी पत्नी का सी सेक्शन हुआ था, तो उन्होंने डॉक्टर की मदद से एक साफ कॉटन स्वैब पे मां के जन्म नलिका से कुछ माइक्रोब्स लेकर बच्चे के होठों और शरीर पर लगा दिए। इस प्रक्रिया को वजाइनल सीडिंग कहते हैं। ये एक तरह से उस प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करने की कोशिश है ताकि बच्चे को वो शुरुआती फायदेमंद बैक्टीरिया मिल सके। शरीर पर इनका असर तो साफ दिखता है, लेकिन स्रोत में जो सबसे हैरान करने वाली बात मुझे लगी वो ये थी कि ये छोटे छोटे जीव हमारे पेट में बैठकर हमारे दिमाग को, हमारे मूड तक को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कनेक्शन, ये कैसे काम करता है? स्रोतों में चूहों पर किए गए एक प्रयोग का जिक्र है जो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। हाँ, वो प्रयोग इस क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना जाता है। वैज्ञानिकों ने एक मोटे चूहे की आंत से माइक्रोब्स निकाले और उन्हें एक पतले जर्म फ्री चूहे में डाल दिया, और नतीजा, वो पतला चूहा भी मोटा हो गया, जबकि उसका खानपान और कसरत बिल्कुल नहीं बदली थी। मोटा हो गया बिना डाइट बदले? हाँ, बिना कुछ बदले। ये प्रयोग इस बात का पुख्ता सबूत था कि हमारे माइक्रोब्स हमारे वजन को सीधे तौर पर नियंत्रित कर सकते हैं। ये तो वजन की बात हुई, जो फिर भी एक शारीरिक चीज है। लेकिन दिमाग तक इनका कनेक्शन कैसे पहुंचता है? पेट और दिमाग के बीच तो बहुत दूरी है। इस दूरी को पाटने के लिए एक कम्युनिकेशन हाईवे है। वैज्ञानिक इसे माइक्रोबायोम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। हमारी आंतें लाखों नसों के जरिए सीधे हमारे दिमाग से जुड़ी होती हैं, और आंतों में मौजूद बैक्टीरिया कुछ ऐसे केमिकल बनाते हैं जो खून के जरिए या इन नसों के जरिए सीधे हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं और हमारे मूड, व्यवहार और यहां तक कि हमारी सोच को भी प्रभावित कर सकते हैं। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है, जैसे कि डिप्रेशन या चिंता जैसी समस्याओं में? बिल्कुल, स्रोत में डिप्रेशन का बहुत अच्छा उदाहरण है। स्टडीज में देखा गया है कि डिप्रेशन से जूझ रहे कई लोगों की आंतों में सूजन या इन्फ्लेमेशन की समस्या होती है। अब दिलचस्प बात यह है कि हमारी आंतों में ऑसिलोबैक्टर नाम का एक बैक्टीरिया रहता है। यह बैक्टीरिया गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड यानी गावा नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है। एक मिनट, गाबा, ये तो वही केमिकल है जो दिमाग को शांत करने वाली और नींद की दवाइयों में इस्तेमाल होता है ना? एकदम सही। गाबा एक प्राकृतिक ट्रैंक्विलाइजर की तरह काम करता है जो दिमाग को शांत करता है। तो सोचिए, हमारे अंदर ही एक केमिकल फैक्ट्री है जो हमारे लिए एंटी एंजाइटी दवा बना सकती है। अगर इन अच्छे बैक्टीरिया की कमी हो जाए तो इस शांत करने वाले केमिकल का उत्पादन भी कम हो सकता है, जिसका असर हमारे मूड पर पड़ सकता है। ये सुनने में तो कमाल का लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में डिप्रेशन का इलाज एंटी डिप्रेसेंट से नहीं बल्कि एक खास तरह के दही या सप्लीमेंट से हो सकता है? ये एक बहुत बड़ी संभावना है जिस पर दुनिया भर में रिसर्च हो रही है, और ये सिर्फ डिप्रेशन तक सीमित नहीं है। स्रोत में ऑटिज्म का भी जिक्र था, जो मुझे भी काफी चौंकाने वाला लगा। हाँ, मतलब पेट के बैक्टीरिया का ऑटिज्म जैसे जटिल न्यूरोलॉजिकल मुद्दे से क्या लेना देना हो सकता है? ये कनेक्शन वाकई हैरान करने वाला है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने चूहों पर एक प्रयोग किया। उन्होंने चूहों में ऑटिज्म जैसे लक्षण पैदा किए। इन चूहों में बेचैनी, बार बार एक ही हरकत करना और सामाजिक व्यवहार में कमी जैसे लक्षण दिखे, और साथ ही उनकी आंतों में भी समस्याएं थी। लेकिन जब इन चूहों को बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस नाम का एक खास माइक्रोब दिया गया तो चमत्कार हो गया। न सिर्फ उनकी पेट की समस्याएं ठीक हुई, बल्कि उनके ऑटिज्म जैसे व्यवहार में भी जबरदस्त सुधार देखा गया।
ये तो अविश्वसनीय है। हालांकि जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ये प्रयोग अभी सिर्फ चूहों पर हुआ है, इंसानों पर नहीं। लेकिन ये इस दिशा में एक बहुत बड़ा संकेत है। बिल्कुल, ये हमें बताता है कि इन छोटे जीवों में कितनी बड़ी शक्ति छिपी है, जिसे हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जानना बहुत दिलचस्प है, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। एक आम इंसान इस जानकारी का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करे? अगर हमारा ये भीतरी इकोसिस्टम इतना जरूरी है, तो हम इसे स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? स्रोतों में प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का जिक्र बार बार आता है। ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है? इन्हें समझना बहुत आसान है। प्रोबायोटिक्स का मतलब है अच्छे बैक्टीरिया। ये जीवित सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें जब हम सही मात्रा में लेते हैं तो ये हमारी सेहत को फायदा पहुंचाते हैं। ये आपको दही, केफीर और कई तरह के सप्लीमेंट्स में मिलते हैं। अच्छा, तो प्रोबायोटिक्स मतलब बाहर से अपने शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की एक नई फौज भेजना। तो फिर प्रीबायोटिक्स क्या है? आपकी उपमा एकदम सही है। अगर प्रोबायोटिक्स नई फौज हैं, तो प्रीबायोटिक्स हमारी आंतों में पहले से मौजूद अच्छी फौज के लिए खाना पीना और रसद हैं। हाँ। प्रीबायोटिक्स फाइबर जैसे तत्व होते हैं जो हमारा शरीर पचा नहीं सकता, लेकिन हमारे अच्छे बैक्टीरिया इन्हें बहुत पसंद करते हैं। ये आपको लहसुन, प्याज, केले और साबुत अनाज जैसी चीजों में मिलते हैं। तो एक तरफ हम नए सैनिक भेज रहे हैं, यानी प्रोबायोटिक्स, और दूसरी तरफ हम अपने मौजूदा सैनिकों को मजबूत बना रहे हैं प्रीबायोटिक्स से। ये तो बहुत सीधा सरल लॉजिक है। क्या इनके फायदे वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुके हैं? हाँ, कई स्टडीज में इनके फायदे देखे गए हैं। प्रोबायोटिक्स खासकर डायरिया और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS में बहुत कारगर साबित हुए हैं। वहीं प्रीबायोटिक्स कब्ज, इंसुलिन रेजिस्टेंस और क्रोन्स डिजीज जैसी ऑटो इम्यून बीमारियों में राहत दे सकते हैं। लेकिन ये दवा की दुकान पर सप्लीमेंट की तरह क्यों बिकते हैं? डॉक्टर इन्हें सीधे दवा की तरह क्यों नहीं लिखते? इसका कारण यह है कि US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA उसने अभी तक प्रोबायोटिक्स को दवा का दर्जा नहीं दिया है। उन्हें फूड सप्लीमेंट माना जाता है, इसलिए उनकी गुणवत्ता और मात्रा पर उतना सख्त नियंत्रण नहीं होता जितना दवाओं पर होता है। ये भी दिलचस्प है कि स्रोत हमारे पूर्वजों की डाइट से इसकी तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज बहुत ज्यादा फाइबर खाते थे, जो कि प्रीबायोटिक्स का सबसे बड़ा स्रोत है। शायद हम अपनी आधुनिक प्रोसेस्ड फूड वाली डाइट में इसी चीज को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारी आधुनिक डाइट हमारे माइक्रोबायोम को भूखा रखती है। हम अपने अंदर खरबू पालतू जीव रखकर उन्हें खाना देना ही भूल गए हैं। अपनी डाइट में ज्यादा फाइबर मतलब प्रीबायोटिक शामिल करना अपने अंदर के इस इकोसिस्टम को स्वस्थ रखने का शायद सबसे आसान और असरदार तरीका है। लेकिन एक और चीज है जो इस पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकती है, और वो चीज आधुनिक चिकित्सा का एक चमत्कार भी है और एक अभिशाप भी, एंटीबायोटिक्स। उन्हें एक सुपर हीरो की तरह देखा जाता है जो बीमारियों से लड़ता है, लेकिन उनका एक स्याह पहलू भी है। हाँ, एंटीबायोटिक्स एक दोधारी तलवार हैं, या यूं कहें कि वे एक परमाणु बम की तरह हैं। जब आप उन्हें अपने शरीर में डालते हैं तो वे बुरे बैक्टीरिया को तो मारते ही हैं, लेकिन वे अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर सकते। वे एक तरह से पूरी माइक्रोबियल दुनिया पर कारपेट बॉम्बिंग कर देते हैं, जिससे अच्छे बुरे सब मारे जाते हैं। ये सुनने में तो बहुत खतरनाक लगता है। इसका हमारे शरीर पर, खासकर बच्चों पर क्या असर पड़ता है? बच्चों पर इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। स्रोत बताते हैं कि अगर किसी बच्चे को जन्म के पहले 6 महीनों में एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं तो इससे बिफिडोबैक्टीरियम नाम के एक बहुत ही जरूरी अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ हमेशा के लिए रुक सकती है। इसकी कमी से उन बच्चों में आगे चलकर मोटापा, अस्थमा और कई तरह की एलर्जी होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। ये एक डरावनी सोच है कि किसी एक बीमारी को ठीक करने की कोशिश में हम भविष्य की कई बीमारियों की नींव रख सकते हैं। और एक और बड़ा खतरा है जिसके बारे में हम सब सुनते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बिल्कुल, और ये आज के समय की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। ये तब होता है जब हम एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा नहीं करते। मान लीजिए डॉक्टर ने 5 दिन की दवा दी, लेकिन हम 3 दिन में बेहतर महसूस करने पर दवा लेना बंद कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे किसी फिल्म में अगर आप मुख्य विलेन को पूरी तरह से नहीं हराते तो वो सीक्वल में और भी ज्यादा ताकतवर होकर वापस आता है। इससे बेहतर उपमा नहीं हो सकती। जो कुछ सबसे मजबूत बुरे बैक्टीरिया बच जाते हैं, वे उस दवा को पहचान लेते हैं और भविष्य में उससे बचने का तरीका सीख लेते हैं। धीरे धीरे वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि उन पर कोई दवा असर ही नहीं करती। और ये समस्या सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। स्रोत कृषि क्षेत्र में इसके इस्तेमाल पर भी गंभीर चिंता जताते हैं। हाँ, वहाँ इसका इस्तेमाल क्यों होता है?
1950 के दशक में किसानों ने एक अजीब चीज देखी। जिन जानवरों को एंटीबायोटिक्स की हल्की डोज दी जाती थी, उनका वजन तेजी से बढ़ता था। ज्यादा वजन का मतलब था ज्यादा मीट और ज्यादा मुनाफा। इस वजह से जानवरों को मोटा करने के लिए एंटीबायोटिक्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल होने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि उन जानवरों में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पनपने लगे। इस खतरे को देखते हुए यूरोपियन संघ ने तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन दुनिया के कई देशों में ये आज भी जारी है। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है। पहली बात, हम नहीं हैं, हम एक सुपर ऑर्गेनिज्म है अपने माइक्रोब्स के साथ एक चलता फिरता इकोसिस्टम। दूसरी, ये इकोसिस्टम हमारे वजन से लेकर हमारे दिमाग तक हर चीज को चुपचाप नियंत्रित कर रहा है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इस इकोसिस्टम की बागडोर हमारे हाथ में है। हम अपने खान पान में प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स को शामिल करके और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बेहद सोच समझ कर करके इसे स्वस्थ रख सकते हैं। स्रोत की एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी, दिल का रास्ता तो पेट से जाता ही है, पर सेहत का रास्ता भी पेट से ही जाता है। इस पूरी चर्चा का बिल्कुल सही सारांश है और मैं इसे एक आखिरी विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगा। अब तक हमने इस बात पर ध्यान दिया कि ये माइक्रोब्स हमारे लिए क्या करते हैं, वे हमें कैसे प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इस रिश्ते को पलट कर देखें? अगर हम सच में एक इकोसिस्टम हैं, तो क्या हमारी भी इस इकोसिस्टम के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हम अपनी इस भीतरी दुनिया के अच्छे सुरक्षक, एक अच्छे रखवाले बन रहे हैं? हमारे रोजमर्रा के फैसलों में, हमारे खाने की थाली में क्या बदलाव आएगा अगर हम खुद को सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि खरबों छोटे छोटे जीवों के लिए एक पूरे ग्रह के रूप में देखना शुरू कर दें? और ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस इंस्पायर्ड बुकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप अगली बुक समरी कौन सी सुनना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।